नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद से वहां से खौफ की दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आम अफगानियों के अफगानिस्तान से भाग जाने की कोशिश की रिपोर्ट्स दुनिया के सामने है। लेकिन दंगल में आज हमारा सवाल है कि क्या तालिबान के आतंक के आगे दुनिया ने सरेंडर कर दिया है? चीन और पाकिस्तान का तालिबान को खुला समर्थन है। रूस की ओर से भी संकेत है कि वो अफगानिस्तान की नई राजनीतिक परिस्थितियों के साथ जुड़ने को तैयार है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं को हटाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि हम वहां राष्ट्र निर्माण करने नहीं गए थे। सवाल है कि क्या तालिबान को दुनिया की महाशक्तियां सेफ पैसेज दे रही हैं? क्या तालिबान के आतंक को दुनिया अपने कूटनीतिक स्वार्थ से भूलने को तैयार है? और इन परिस्थितियों में भारत के सामने क्या कूटनीतिक चैलेंज होंगे? इन सारे सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। तालिबान राज से भागने की आम अफगानियों की छटपटाहट को दुनिया देख रही है। तालिबान के हाथों जिंदगी महफूज रखने की बदहवाशी में लोग अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन क्या तालिबान के आतंक के आगे दुनिया का सरेंडर है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो अफगानिस्तान के इस हाल की जिम्मेदारी लेने तक को तैयार नहीं है। I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. That's why I opposed the surge when it was proposed in 2009 when I was vice president. And that's why as president, I'm adamant that we focus on the threats we face today in 2021, not yesterday's threats. अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक भी हुई। अफगानिस्तान के हाल पर चिंता तो जताई गई, लेकिन वो तालिबान जो आतंक का प्रतीक है, उसके खिलाफ कोई ठोस एक्शन की बात नदारद रही। यूएनएससी के बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने तुरंत हर तरह की शत्रुता समाप्त करने की मांग की है और सभी के साथ चर्चा करके एक ऐसी नई सरकार के गठन की मांग की है जो संगठित हो और जिसमें सभी की भागीदारी हो और महिलाओं को बराबरी का हक हो। उधर पाकिस्तान, चीन और रूस तालिबान को अपना खुला समर्थन दे ही चुके हैं। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। तालिबान ने कई मौकों पर कहा है कि वो चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है और वो अफगानिस्तान में चीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लंबे समय तक चीन ने अफगानिस्तान के आंतरिक मुद्दों पर दखल नहीं दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद रूस के राजदूत दिमित्री जिरनोव ने भी कहा है, पिछले 24 घंटे में पिछली सरकारों की तुलना में काबुल ज्यादा सुरक्षित है। तीनों महाशक्तियों के नरम रुख के बाद आने वाले दिनों की कूटनीति बेहद अहम हो गई है। इस बीच तालिबान ने भी एक दांव चला है। तालिबान कमांडर और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने ऑडियो संदेश जारी कर तालिबानियों को आगाह किया। अपने संदेश में कहा, उधर तालिबान की ओर से महिलाओं को नई सरकार में शामिल होने के लिए भी कहा गया है। लेकिन क्या ये सब केवल एक धोखा है जिस तालिबान के सत्ता में लौटने के पहले ही दिन ब्यूटी पार्लर की दीवार पर पेंट पोता गया, वो क्या महिलाओं को बर्दाश्त करेगा? आज तक ब्यूरो। तालिबान के आतंक के आगे दुनिया का सरेंडर क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि महाशक्तियों की ओर से जिस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं उसने यकीनन स्तब्ध कर दिया है मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज से बनी कूटनीतिक परिस्थितियों पर बात करें इसके पहले आपको बताते चले, वहां से तमाम देश अपने अपने नागरिकों और डिप्लोमेटिक स्टाफ को लगातार बाहर निकाल रहे हैं। भारत के भी 120 भारतीयों का दल
वतन लौट आया है। यह दल काबुल से जामनगर पहुंचा, वहां से थोड़ी देर में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस ये विमान पहुंचेगा। काबुल से आए C-17 ग्लोब मास्टर ने जब जामनगर में लैंडिंग की तो विमान पर सवार लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अपनी सरजमी पर किस तरह ये लोग खुद को महसूस कर रहे हैं महफूज, इन तस्वीरों और इनकी जुबानी स्थितियों की कहानी को आप समझ सकते हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए ये तमाम लोग जो अफगानिस्तान से जामनगर पहुंचे। वहीं अफगानिस्तान में भारत के राजदूत, मिशन के स्टाफ, ITBP के जवान और कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। काबुल का सूरत हाल देखते हुए इन सब ने भारत लौटने का फैसला लिया। जामनगर में इन सब का फूल माला पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया गया। इस बीच गृह मंत्रालय के सूत्रों से खबर है कि सरकार अफगानिस्तान के लिए इमरजेंसी वीजा के तहत लगातार प्रयासरत है। ई वीजा के लिए सभी अफगानी नागरिक अर्जी दे सकते हैं। सुरक्षा पहलुओं को देखते हुए उन्हें वीजा मिलेगा और पहली बार ये 6 महीने के लिए होगा। अभी तक अफगानिस्तान के लोगों को ई वीजा नहीं दिया जाता था, लेकिन बदले हालात के मद्देनजर ये बड़ा फैसला किया गया है। तो जामनगर से तस्वीरें आपने देखी। अफगानिस्तान से लौटे ये लोग जो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। कुछ और भारतीय अभी फंसे हुए हैं जिनको जल्द से जल्द वहां से निकालने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन दुनिया को अफगानिस्तान आखिर कबूल क्यों हो रहा है, इसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। मेजर जनरल GD बख्शी इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। मोना आलम पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आरजू काजमी जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफगानिस्तान के छात्र अब्दुल्ला मसूदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 15 अगस्त को ही वो हिंदुस्तान आए हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शीलकांत शर्मा जो कि पूर्व राजनयिक हैं। लेकिन सबसे पहले GD बख्शी साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति का जिस तरह से बयान सामने आया है, वही रूस का, चीन का, पाकिस्तान के हुक्मरानों के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि तालिबान की सत्ता को कबूल करने के लिए ये लोग तैयार हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से, वहां पाकिस्तान की ओर से तो जिस तरह से दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। और इस तरह की उम्मीद भी की जा रही थी कि पाकिस्तान का यही चाल और चरित्र तालिबान के मामले में सामने आएगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्या लग रहा है कि तालिबान के दमनकारी शासन का इतिहास है हमारे सामने, उसके बावजूद दुनिया धीरे धीरे ही सही लेकिन तालिबान के शासन को कबूल कर रही है, क्यों? देखिए, एक तरीका होता है कि आप यथार्थ पे जाइए, हु इज एक्चुअली होल्डिंग पावर, और आप फिर फैसला करिए कि साहब मुझे तो इसके साथ डील करना ही है, तो हम उसके साथ डील करें। तालिबान की प्रॉब्लम एक ये है, तालिबान की आइडियोलॉजी बहुत एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। वो दुनिया को 7 सेक्शन। साहब अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। काबुल में फंसे लोगों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर अब लैंडिंग कर चुका है C-17 ग्लोब मास्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले वो जामनगर पहुंचा था और जामनगर के बाद अब सीधे वो गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर, मैं भी वहां पर पहुंची हुई थी, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था सभी का। फिलहाल काबुल में फंसे लोगों को लेकर अब लौट चुका है विमान। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हिंडन एयरबेस से। जितेंद्र, बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे थे वहां पर मौजूद होकर, और आखिरकार गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग हो चुकी है C-17 ग्लोब मास्टर की। कितने देर में तमाम यात्री बाहर आएंगे, उनको कहां लेकर जाया जाएगा, किस तरह की जानकारी मिल रही है जितेंद्र? अरे तो मुझे लेके तो आजा मेरे भाई। जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ, कोई बात ना, अपने करके आराम से इधर से मैटर हुआ। चलिए अपने सहयोगी के पास हम चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। आपको बता दें, विमान में सवार लोगों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग कर चुका है C-17 ग्लोब मास्टर। आपको बताते चले, काबुल से सीधे ये पहुंचा था जामनगर गुजरात के, और वहां पर इन लोगों को उतारा गया। काफी रिलैक्स इन लोगों को किया गया, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जामनगर की जमीन पर उतरते ही वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए इन तमाम लोगों की ओर से, क्योंकि अपनी सरजमीन और हिंदुस्तान की जमीन पर उतरने का मतलब क्या होता है, उनको कितना वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और अब गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पहुंच चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए चित्रा, 148 लोग जो हैं वो पहले ही करीब 11 बजे के आसपास जामनगर एयरबेस पर वहां पर पहुंच चुके थे। अब यहाँ हिंडन एयरबेस पर वो सारे लोग पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो प्लेन है एयरफोर्स का वो यहाँ पर लैंड किया है। इसमें वो तमाम लोग हैं जो कि आईटीबीपी के कई लोग हैं जो कि काबुल में मौजूद थे, उनको यहाँ पर लाया गया है। इसके अलावा जो जानकारी है विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए कई अधिकारी इसमें शामिल हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल इस वक्त काबुल में था, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से इन सभी लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है और सारे लोग 11 बजे के आसपास जामनगर पहुंच चुके थे और उसके बाद 3:15 बजे जामनगर से उनको सीधे यहाँ हिंडन एयरबेस लाया गया है। अब से कुछ देर बाद यहाँ सारे जो लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। जानकारी मिल रही है कि करीब 100 लोग जो हैं वो आईटीबीपी के हैं, जिसमें आईटीबीपी के 2IC भी मौजूद हैं जो कि वहाँ सुरक्षा के लिए कमांडिंग करते थे, तो वो भी इस पूरी टीम में मौजूद हैं। वो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद सीधे वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे। आईटीबीपी की 3 बसें इस वक्त यहाँ पर आ चुकी हैं और ये पता चल रहा है कि उन बसों के जरिए सभी जवानों को लेकर के यहाँ से जाया जाएगा। तो स्थिति आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो एयरफोर्स स्टेशन है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ पर भीड़ इस वक्त जमा है और लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिली है और इस वजह से वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो भीड़ इस वक्त काफी एयरफोर्स स्टेशन पर दिखाई पड़ रही है। अब लोग यहाँ पर जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, ये साफ पता चल रहा है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से एयरलिफ्ट किया है, इतने लोगों को 148 लोग जो हैं वो काबुल में फंसे हुए थे और उनको यहाँ पर लाया गया। उसके लिए बाकायदे एक स्ट्रेटजी तैयार की गई भारत सरकार की तरफ से और उसमें ये बताया जा रहा है कि कल शाम को 4:30 बजे के आसपास ग्लोब मास्टर यहाँ से गया था। उसके बाद 7:30 बजे वो आज काबुल एयरबेस पर पहुंचा और वहां पर जो अमेरिकन फोर्सेज हैं उनकी सहायता ली गई और उसके बाद यहां पर सभी लोगों को लाया गया। तो आपको बता दें कि बहुत प्रयास करने के बाद भारत सरकार ने वतन वापसी अपने लोगों का किया है और जो भी लोग वहां पर मौजूद थे उनको यहां पर लाया गया है। C-17 जो ग्लोब मास्टर है उसके जरिए ये लोग सारे लोग पहुंचे हैं और यहाँ अब से थोड़ी देर पहले ये प्लेन लैंड किया है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी जितेंद्र आप दे रहे हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग हो चुकी है 3:15 बजे, जैसा कि हमारी सहयोगी आपको जानकारी दे रहे थे। जामनगर से C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी थी और फिर 5 बजे जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 5 बजाया उसके बाद उसकी लैंडिंग यहाँ पर हो जाती है और अब ये तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर जाएंगे। अपनी आंखों के सामने मौत को देखा है इन तमाम लोगों ने, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जैसे ही हिंदुस्तान की धरती को छुआ। जरा सोचिए इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी जब ये अफगानिस्तान में होंगे, काबुल में होंगे। एक एक वक्त इनके लिए गुजारना मुश्किल लग रहा था, एक एक सांस की लड़ाई वहां पर चल रही है, लेकिन अब हिंदुस्तान वापसी के साथ ही तमाम लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और जैसे ही हिंडन एयरबेस के बाहर आते हैं वो तमाम लोग उन तक आप तक लेकर चलेंगे, उनकी बातों आप तक पहुंचाएंगे। जीटी बख्शी जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था मुझे, प्लीज अपनी बात को आप कंप्लीट कीजिए। देखिए कि चाइना और रूस सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, ये सही बात है, लेकिन समझना ये भी चाहिए कि चाइना और रूस का मेन मुद्दा था अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर देखने। बिल्कुल, अब अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर जा चुका है, एक नई स्थिति पैदा होती है और तालिबान का आगे क्या रवैया रहता है ये थ्रेट पोज कर सकता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। याद रहे रूस ने अपनी फौजें ताजिकिस्तान में भेजी हैं और वहां पे एक्सरसाइज कर रहा है क्योंकि उसको अभी तक ये नहीं मालूम कि तालिबान अब आगे क्या गुल खिलाएगा। ठीक है साहब, सेंट्रल एशिया को खतरा हो सकता है, ईरान को खतरा हो सकता है और जो हमारे चीनी बहुत ही फुदक के वहां पहुंचे हैं वो भी किसी हद के बाद याद रखना पड़ेगा उनको कि जो मिडिल रैंक के तालिबान के कमांडर्स हैं जो कि असली ग्राउंड पे ऑपरेट करेंगे, वो सब हाल ही में पाकिस्तान के मदरसों से बाहर ट्रेन होके निकले हैं, बहुत हॉट हेडेड है। और जैसे ही उन्होंने अपने जो वेरियस टाउन्स जो थे, स्टेट कैपिटल्स जो थी अफगानिस्तान के अंदर, उन पे कब्जे शुरू किए, औरतों की मारपीट, उनको बैंकों से बाहर किया, स्कूलों से बाहर किया, कॉलेजों से बाहर किया, लोगों को फांसी पे टांगा,
किसी के साथ शूट अप कर दिया लोगों को, वो अपने पुराने हथकंडों पे आ गए। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जिक्र आपने किया है, जरा मैं पाकिस्तानी पत्रकारों के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं फौरन आती हूं जीडी बख्शी साहब, क्योंकि हिंदुस्तान का रोल भी अब यहां से काफी ज्यादा अहम हो जाता है। हिंदुस्तान को भी अपनी अफगान नीति अब नए सिरे से परिभाषित करनी होगी, उसके बारे में आप क्या बताएंगे। लेकिन मोना आलम साहब, ये तो मैडम पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा अफगानिस्तान के मुद्दे पर सामने आ जाएगा। गुलामी की जंजीरों को तालिबान ने किस तरह से तोड़ा है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। मोना आलम जी की आवाज मिल रही है आपको? जी अब मिल रही है। ठीक है, मैं बस आपसे ये समझना चाह रही हूँ, इमरान खान की ओर से कहा गया है कि तालिबान की ओर से गुलामी की जंजीरों को तोड़ा गया है, एक नया अफगानिस्तान। ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ने से क्या मतलब था? तालिबान पाकिस्तान को इतना सूट और इतना पसंद क्यों आता है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त शायद ये अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं था क्योंकि अभी हमने भी फैसला नहीं किया है कि हमने तालिबान रजीम को रिकॉग्नाइज करना भी है या नहीं करना। अलबत्ता आपको पता है चीन ने तो पहले ही अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी भी ये डिसाइड नहीं किया है। हम बहुत से लोगों से राब्ते में हैं और उसके बाद हमने ये फैसला करना है। सो आई थिंक यस, इन दिस रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि तालिबान से मुतालिक कोई भी बात में हमें अपना जो भी कमेंट है, जो भी अपना जाती ख्याल है, वो हमें रिजर्व करना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री का बयान आया है, सुना है आपने? क्या कहा है उन्होंने? मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं उसी की बात करके आपको ये कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि देखें हमारे लिए क्या जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए क्या जरूरी है। वहां पर जब अफगान गवर्नमेंट थी, ऐसी बात नहीं है कि वो कोई मतलब आई एम सॉरी के दूध के धुले थे जो चले गए हैं, अब भाग गए वहां से। उन्होंने भी नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, तालिबान ने भी यही किया। तो अब मुझे नहीं पता, उनके लिए तो ये ऐसा है कि जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मैं दुआ करती हूँ कि उनके साथ सब कुछ ठीक हो। वहां पर जितने लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं, इवैक्यूएट करना चाह रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने अपने जगहों पर। नहीं मोला, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप अपने प्रधानमंत्री की बातों को काट रही हैं। आपका ये कहना है कि जल्दबाजी में उनकी ओर से बयान दे दिया गया, क्योंकि वो तो तालिबानी शासन का यहाँ पर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। चित्रा, मेरा ख्याल ये है कि वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि क्योंकि अमेरिकन के साथ आपको पता है कि अफगान हुकूमत ने मिलकर अपने लोगों को मारा और किस तरह से सिविलियंस को नुकसान पहुंचा, आम शहरियों को नुकसान पहुंचा। प्रोबेबली अगर उनका ये इस कॉन्टेक्स्ट में बयान था तो मैं उनको इंडोर्स करती हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई गुलामी की जंजीर मैं नहीं समझती किसी ने भी तोड़ी है। बल्कि तालिबान तो आपको पता है कि जब 90s में वो यहाँ पर रूल करते रहे अफगानिस्तान में, तो इतना मतलब इतना बुरा माहौल, इतना तंग जहन माहौल, जिसकी वजह से खास तौर पे आपको पता है कि औरतें, इंटेलेक्चुअल्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ जो सलूक किया गया, उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई बंदूक के जोर पर, तो अगर तालिबान वही सब करेंगे तो फिर कौन सी मतलब कोई गुलामी की जंजीर मैं नहीं समझती कि तालिबान ने तोड़ी है। फिर से वो शुरू हो चुका है। काबुल के अलग अलग हिस्सों से उस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यकीनन आपने सही बात कही है, अगर पहली बात आपने कही, लेकिन दूसरी बातों को एंडोर्स, क्योंकि यहां पर खुलकर उसकी वकालत करते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं, यानी कि आप उनकी बातों से सहमत नहीं है। आरजू काज़मी जी, मोना आलम ने जो कहा है वो ठीक कहा है? आप भी पाकिस्तान की पत्रकार हैं, क्या है सोच आपकी? जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि बहुत हद तक जो है हमारी गवर्नमेंट वो तालिबान का साथ पहले भी देती रही है और अभी भी दे रही है। हमारे तो मिनिस्टर्स तक ने कहा कि यहाँ पे तालिबान की फैमिलीज रहती हैं, उनका इलाज होता है और यहाँ पे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि तालिबान जो हैं वो जीत गए हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस बात का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, जनाजे हो, किसी चीज का आप नाम लें, कोई जगह नहीं छोड़ी। स्कूल के बच्चों को उन्होंने मारा। अभी उन्होंने जो जेल जो है वहां पे अफगानिस्तान में, वहां से वो टीटीपी के लोगों को रिहा कर रहे हैं। उन्होंने भी बच्चों को यहाँ पे जो है आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मारा था। और इस तरह के लोगों को जिनके बारे में कहा जाता रहा कि जी हम इनके साथ वॉर ऑफ टेरर लड़ते रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान के मारे गए हैं, उसमें उन लोगों को हम किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम उनका साथ दे रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, इस बात से मुझे हैरत है और मुझे बहुत अफसोस भी है
कि इसी तरह का माइंडसेट जो है वो किसी हद तक पाकिस्तानियों का बन चुका है। आज भी लाहौर में एक स्टैचू जो है मेरे ख्याल है महाराजा रंजीत सिंह का, वो तोड़ दिया गया। उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इसमें पाकिस्तान को इस वक्त सोचना पड़ेगा, वरना ये जो नुकसान हमें देख रहे हैं अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान भी पहुंच सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पाकिस्तान की 2 महिला पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और दोनों का ही ये कहना है कि अगर पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है इस बात का कि तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आ गया है, तो ये पूरी तरह से गलत है। और इसके पीछे की वजह क्या है, ये दोनों इस बात को खोलकर बता भी रही हैं। अब पाकिस्तान के शासन को, वहां के प्रधानमंत्री को यह तय करना होगा कि क्या तालिबानी शासन की सत्ता जिस तरह की रही है, जो दमनकारी रवैया रहा है, महिलाओं के प्रति जो उनका सलूक रहा है, उसको वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और इमरान खान ये कैसे बोल सकते हैं कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है तालिबान ने। कम से कम अपने घर की महिलाओं की बात तो उनको जरूर सुननी चाहिए। सीधे मैं अफगानिस्तान के छात्र अब्दुल्ला मसूदी का रुख करती हूं। अब्दुल्ला, आप हाल ही में हिंदुस्तान आए हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह का मंजर आपने देखा, आपके परिवार के लोग भी क्या वहां पर फंसे हुए हैं, क्या बताना चाहते हैं, अभी मौजूदा हालात जो है अफगानिस्तान के वो कैसे हैं? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मसूदी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपने स्क्रीन को म्यूट करके रखा है, प्लीज आप उसको अनम्यूट करेंगे। सामने स्क्रीन को म्यूट करके रखा है आपने। जी बोलिए। आपका आवाज अभी मिल रही है? कब आप लौटे, किन परिस्थितियों में लौटे, मौजूदा हालात वहां पर क्या हैं, क्या आपके रिश्तेदार भी वहां पर फंसे हुए हैं, बताइए आप। Okay. So I am Abdullah Masoodi from Kabul, Afghanistan, and right now I'm studying in India. So I returned from Afghanistan 2 days ago. उधर बहुत हालात बहुत अच्छा नहीं है, हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. When I was coming, there was a very huge traffic, more than usual, a lot more than usual, and it took me 2 hours to pass only 10 to 15 kilometers. And I had to get out of the car as well because there was traffic, so I was afraid if I'm gonna miss my flight. So I got out of the car and walked like 200 meters because of traffic, and people were having a lot of tensions, not because there is violence, not because Taliban have started killing people or doing some violence on the people, but only because they don't understand what's gonna happen to them in the future. They don't know if they're going to be able to have food, water, medical supplies, education, and other facilities they used to have in the future. So the situation is all about that. आप क्या चाहते हैं? आप अफगानिस्तान के नागरिक हैं। मैं चाहूंगी कि अगर आप थोड़ी बहुत भी हिंदी बोल पाएं हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि दुनिया के तमाम दूसरे ऐसे मुल्क हैं जो अब धीरे धीरे ही सही लेकिन तालिबान की सत्ता को वहां पर एक तरह का समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में जो आम अफगानी है उनकी क्या आवाज है, वो दुनिया से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? Sorry, your voice is not clear if you ask any question. मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि आप लोगों की अब उम्मीदें क्या हैं? तालिबानी शासन को दुनिया के तमाम जो बड़े मुल्क हैं, महाशक्तियां हैं, वो अब एक तरह से समर्थन दे रही हैं, लेकिन जो आम अफगानिस्तान के लोग हैं वो क्या सोचते हैं? आपका आवाज क्लियर नहीं है, मैं समझ नहीं गया। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से क्लियर करवाती हूं, तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिलकांत शर्मा जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी आपकी टिप्पणी। देखिए, हमारे साथ पाकिस्तान की 2 वरिष्ठ महिला पत्रकार इस वक्त बैठी हुई हैं। उनकी ओर से भी इमरान खान की बातों को गलत ठहराया गया है। वो इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तानी हुक्मरान की ओर से कहा गया वो बिल्कुल गलत है, वो कतई सही नहीं है। और जिस तरह के हालात पैदा किए तालिबान ने, वो इतिहास का कितना कड़वा अध्याय लेकर हमारे सामने है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये मजबूरी दुनिया के सामने आखिर क्यों पैदा हो गई है कि दुनिया के तमाम मुल्क, जिसमें रशिया जैसा देश शामिल है, जिसमें चीन शामिल है, पाकिस्तान तो पहले से ही एक तरह का समर्थन करता रहा है, ये तमाम मुल्क उसको समर्थन कर रहे हैं। मजबूरी क्या है इसके पीछे, शीलकांत जी? इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो देश हैं ये बातचीत में शामिल थे। रूस ने और चाइना ने तालिबान के साथ संपर्क स्थापित कर लिया था और उनसे बातचीत कर रहे थे ये लोग।
और तालिबान के लोग मॉस्को गए थे, बीजिंग भी गए थे, मुल्ला बरादर बीजिंग गए थे, तो इन लोगों की बातचीत चलती रही। तो इन बातचीतों के जरिए उनका कुछ लेन देन है, क्योंकि हमें नहीं मालूम, उन्होंने आपस में बात की है। तो ये जो रिकॉग्निशन वगैरह होता है, ये आपस की बातचीत से ही होता है कि वो उसमें क्या गिव एंड टेक होता है। जो भी रिकॉग्निशन होता है उसमें यही होता है कि जो सरकार रिकॉग्नाइज करती है वो कहती है हम रिकॉग्नाइज करेंगे, आप उसकी वजह में क्या देंगे हम, बिल्कुल, और आपको क्या चाहिए। तो ये सब बातें हो रहा, हमारे ख्याल से हमारी भी हो रही होंगी, कि हम लोग देर से आए हैं इसमें, पर अभी ये सब जाहिर नहीं है। और हमारे विदेश मंत्रालय और जो सरकार है और NSA वगैरह, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में तो सरकार ही बता सकेगी कि क्या स्थिति है। जब रूस के राजदूत ये कहते हैं कि पिछली सरकारों की तुलना में काबुल में इस वक्त ज्यादा सुरक्षा है, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वो दिखाई नहीं दे रही हैं? रूस के राजदूत को, रूस की सरकार को वो इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं? लोग अपनी जान को बचाने के लिए तमाम फ्लाइट्स में चिपक रहे हैं ताकि उनकी जान बच जाए। जान को हथेली पर लेकर लोग दौड़ रहे हैं। ये चीजें क्या दुनिया को दिखाई नहीं दे रही हैं? और आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क अब ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के इस तालिबानी शासन के सामने एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं? वजह क्या है और हिंदुस्तान का रुख ऐसे में क्या होना चाहिए? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दुनिया को तालिबान कबूल है, इसी मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा दंगल में जारी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि कुलगाम में बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की हत्या कर दी गई है। कुलगाम जिले के बराजलू बाजार में आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग की। इसमें 2 नागरिक घायल हुए और एक की पहचान बीजेपी कार्यकर्ता जावेद अहमद के रूप में हुई है। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि अब स्थिति को काबू में करने की कोशिशें जिस तरह से लगातार वहां पर जारी हैं, अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद आतंकवादी एक बार फिर से कोशिश यही कर रहे हैं कि माहौल वहां का बिगाड़ा जाए। आतंकवादियों ने बीजेपी नेता जावेद अहमद डार को मार दिया है, उनकी हत्या कर दी है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों का जारी है। कुलगाम से ये बड़ी खबर, और इसी सवाल के साथ सीधे मैं जीडी बख्शी आपके पास आते हुए, जैश लश्कर फिर से एक्टिव होंगे, इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है जब से यह खबर सामने आई कि तालिबान का शासन हो चुका है अफगानिस्तान में। अब कश्मीर में इस तरह की खबर कुलगाम से सामने आना, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, और क्या इस बात की आशंका अब और जोर पकड़ रही है कि हालात जम्मू कश्मीर के खराब हो सकते हैं, आतंकवादी फिर से वहां पर अपने फन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, 3 लाख अफगानिस्तान की फौज खड़ी करी थी अमेरिका ने, सारे बगैर लड़े सरेंडर करके, सारे हथियार जो है तालिबान के हाथ गए, ISI के पास आए हैं, और यकीनन ISI पूरी कोशिश करेगी इन हथियारों को जम्मू कश्मीर की तरफ, पंजाब की तरफ और तरफ मोड़ने की। ठीक है, सेंट्रल एशिया की तरफ, ईरान की तरफ, ईरानियन बलूचिस्तान, ये अगले कुछ महीनों में आप ये मुहिम देखेंगे। बात यह है कि हमारी भी पॉलिसी अब बिल्कुल साफ है, आप इस तरफ कुछ करो, आपको खमियाजा अपने इलाके में भुगतना पड़ेगा। दैट शुड बी क्लियर आफ्टर उड़ी, आफ्टर बालाकोट, इट शुड बी वेरी क्लियर टू पाकिस्तान कि अब वो रक्षात्मक नीति नहीं रहेगी। एंड इफ यू वांट टू रिस्क मेस विद अस, प्लीज डू सो, यू विल गेट इट राइट बैक। पहली बात तो ये है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब रूस और चीन बिल्कुल तालिबान के सामने लेट गए हैं, बात ऐसी नहीं है। रूस और चीन का ऑब्जेक्टिव, पहला प्राथमिक ऑब्जेक्टिव था कि अमेरिका को बाहर निकाला जाए किसी भी तरह अफगानिस्तान से, वो हो गया है। अब सिचुएशन बदली है, आप देखेंगे थोड़ी देर में तेवर बदलेंगे। जैसे जैसे तालिबान अपने असली रंग दिखाएगी, तेवर बदलेंगे, सिचुएशन बदलेगी। अफगानिस्तान इज फेमस फॉर सडन नॉन लीनियर चेंजेस। अगर आप अफगानिस्तान में हालात के जो पैटर्न है उसको देखें, एकदम से पलट हुई है स्थिति में, और जैसे ही तालिबान अपने रंग दिखाएगी, स्थिति में बहुत पलट होगी। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। आज मुझे खुशी है कि पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है, 2 लेडीज वहां की एक्सप्रेस कर रही है, मॉडर्निस्ट, पढ़ी लिखी। यू नो, थैंक गॉड फॉर दैट। इट इज द सब कॉन्टिनेंटल इंडिक कल्चर जो कि इनमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं तो ये बेचारी बेटियां हमारी अगर अफगानिस्तान में होती
इनको तो पहले तो वो एक तंबू में रहना पड़ता बुर्के के अंदर, और पढ़ाई इनको ना स्कूल जाने देता ना कोई इनको कॉलेज जाने देता। अब कम से कम खुली आवाज में एक इंडियन ट्रेडिशन तो फॉलो कर रही है। बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव कम टू रिप्रेजेंट द पाकिस्तानी व्यू पॉइंट। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर इसका असर क्यों नहीं पड़ता है? जीडी बख्शी जी, अपने मेहमानों के पास में जाऊं, अगर इमरान खान खोलकर समर्थन कर रहे हैं तो ये तो अपने आप में, हालांकि हैरानी जैसी कोई बात है नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरानों की इस तरह की स्थिति रही है, हम जानते रहे हैं, लेकिन कम से कम अपनी महिलाओं की सुरक्षा और इन लोगों की आवाज पर तो वो ध्यान दें कि आपके खुद के पाकिस्तान के भीतर किस तरह विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। उनको क्या जरा भी ख्याल नहीं है इसका? बख्शी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सॉरी, आप ये सवाल मेरे को? जी, मैं आपसे ही पूछ रही थी। जी अच्छा, देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान है, बहुत शॉर्ट साइटेड रवैया है, बहुत शॉर्ट साइटेड रवैया है कि वो सोच रहे हैं कि साहब हमारी जय जयकार हो गई, हमारा महिमा मंडन हो गया, पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर। इट्स नॉट सो मच द पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप as my Pakistani, the ladies here will agree, as the military leadership of Pakistan, जी सर, जिसके जो है delusions of grandeur है, माफ कीजिए, और वो कॉन्करर्स बन के रहना चाहते हैं पूरे साउथ एशिया में, अपने सारे पड़ोसियों की नाक में दम करके रहना चाहते हैं। एंड इट इज दिस एटीट्यूड जो कि हमेशा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बना रहता है, और वो बहुत शॉर्ट साइटेड एटीट्यूड है कि वो खुश हो रहे हैं तालिबान की विक्ट्री। लेकिन अब पाकिस्तान को और उसके हुक्मरानों को समझना होगा, अगर भीतर से इस तरह की आवाज खोलकर मुखर हो रही हैं ये दो महिलाएं जो यकीनन आधुनिक अपना मुल्क चाहती हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो खोलकर अपनी बात रखना चाहती हैं, उसके बावजूद अगर इमरान खान तालिबान का समर्थन करते हैं तो यकीनन उनको लेकर कम से कम पाकिस्तान में अच्छी स्थिति नहीं है, इस बात को समझना होगा। लेकिन जो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे थे, आपको बता दें, बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी श्रीनगर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिली है, कैसे हत्या की गई? अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या आतंकवादियों की धरपकड़ हो पाई है, किसी को मार गिराने में कामयाबी मिल पाई है? अशरफ, चित्रा, ऐसा अभी नहीं हुआ है फिलहाल। जैसे आपने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पहले पूरा मामला मैं आपको बताऊं कि ये कुलगाम ज़िले का जो है दमहाल हाजीपुरा इलाका, वहां का बीजेपी इंचार्ज था जावेद अहमद डार इनका नाम था, जिन पर जो है आतंकी हमला हुआ उनके घर के पास, जिसमें उनकी मौत हुई है और वहीं पर गोली लगने से मौत हुई है। ये पिछले 10 दिन के दौरान बीजेपी नेताओं पर तीसरा हमला है। इससे पहले पिछली सोमवार को जो है कुलगाम ज़िले के ही जो सरपंच है उनकी और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी अनंतनाग में, जहां वो सुरक्षित तरीके से रह रहे थे, वहां पर उनकी हत्या घर के भीतर हुई। इसी तरह फिर राजौरी में हमने देखा किस तरह से एक बीजेपी के नेता के घर के भीतर जो है ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें एक छोटे मासूम बच्चे की मौत हुई। और आज ये तीसरी घटना है जिसमें इस बीजेपी कार्यकर्ता की जान गई है। पिछले कुछ दिनों के दौरान सुरक्षा बलों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी सुरक्षा बढ़ाई थी सभी सरपंचों, पंचों और बीजेपी नेताओं को लेकर, लेकिन फिर भी कैसे इस बीजेपी नेता की हत्या हुई है कुलगाम में, उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इलाके की घेराबंदी है और मुश्किल ही लगता है, क्योंकि इस तरह के हमलों में जो है घात लगाकर हमला किया जाता है, फिर जो हमलावर होते हैं वो भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ भी बन सकती है, लेकिन फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। अशरफ, चूंकि हाल ही में आप अफगानिस्तान भी होकर आए थे, इस वजह से उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। अफगानिस्तान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, खासतौर से कश्मीर को लेकर, अब क्या जरूरत से ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं? क्योंकि यकीनन जो आतंकवादी हैं एक बार फिर से अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो दहशतगर्दी वो फैलाना चाहते थे, जिस पर बीते 2 सालों से लगाम थी, एक बार फिर से उनकी ये कोशिशें तेज होंगी। उसको लेकर क्या कोई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, दरअसल ये इसको लेकर ये विचार विमर्श चल ही रहा है सुरक्षा एजेंसियों में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश में भी। इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान के अफगानिस्तान के लौटने के बाद जितने भी जहादी संगठन हैं उनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। ख़ासतौर से हमने अफगानिस्तान से ये रिपोर्ट किया था कि जो 5 जुलाई को करीब 10,000 जो जहादी हैं लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के, वो जो हैं वो तालिबान की मदद के लिए
आए थे और तालिबान ने जिस अंदाज से तख्ता पलट किया अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान के उन सभी हथियारों पर कब्ज़ा जमाया जो अमेरिका ने पिछले 20 साल के दौरान अफ़गान सेना और अफ़गान पुलिस को दिए थे, और उनमें कुछ ऐसे आधुनिक हथियार भी हैं जो जिनकी कल्पना भी कोई जहादी नहीं कर सकता था, जैसे कि ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, अमेरिकी साख के हथियार हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता तो ज़रूर है सुरक्षा एजेंसियों में कि ये हथियार जो हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से जहादियों के हाथ में पहुंच जाएंगे और उन मिलिटेंट संगठनों के हाथ भी लगेंगे जो कश्मीर में सक्रिय है। तो जाहिर है कि आने वाला समय जो होगा वो काफ़ी चिंताजनक भी होगा, काफ़ी सेंसिटिव होगा और काफ़ी जो है कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफ़ी जो है मुश्किल भरा दौर भी होगा। और उसके लिए जो है कहीं ना कहीं अब शुरू में ही सुरक्षा एजेंसियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को रणनीति जो है तय करनी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। यकीनन चुनौतियां अब यहाँ से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली हैं, लेकिन श्रीकांत शर्मा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अभी भारत सरकार की ओर से स्पष्ट तालिबान को लेकर अभी कोई अपनी बात रखी नहीं गई है। वेट एंड वॉच की पोजीशन में हिंदुस्तान है। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं और हिंदुस्तान के पास अभी ऑप्शन क्या है? क्योंकि जब रूस की ओर से, चीन की ओर से, पाकिस्तान की ओर से खुला समर्थन दिया जाएगा और बस पड़ोस में ही है हिंदुस्तान भी, ऐसे में अभी तक उसका चुप रहना, इसके संकेत और संदेश क्या समझे जाएं? चुप रहने का मतलब यह है कि वी आर थिंग्स आर इन द वर्क्स, अभी काम में कुछ बातचीत चल रही है और सुरक्षा परिषद में जो कुछ हमारे एम्बेसडर ने कहा आज जो बातचीत में, वो भारत की चिंता है अफगानिस्तान के बारे में और भारत के अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ जो संबंध है और उनको देखते हुए भारत की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो जो ट्वीट में कहा जा रहा है, तो वो चिंता है भारत की और इस चिंता को जाहिर करना ही भारत का इस समय का जो मुख्य अभिप्राय है। अब आप चाहती हैं कि वो आगे की बात करें, तो देखिए मैंने पहले भी कहा कि जो चीन और रूस हैं वो अलग हैं। अब रूस की एम्बेसी को कुछ नहीं हो रहा है तो वो सेफ है कहते हैं, चाइना की एम्बेसी को कुछ नहीं हो रहा तो वो सेफ है, लेकिन हमारी एम्बेसी को परेशानी है, हमको वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा, लाना पड़ा। तो जो ग्राउंड स्थिति है उसके देख के ही हम काम करेंगे। तो हमारी जो ग्राउंड स्थिति है और जो उनकी ग्राउंड स्थिति है वो फर्क है, हमारे ऑब्जर्वेशन में और उनके ऑब्जर्वेशन में फर्क है। अब ये ऑब्जर्वेशन फर्क जो है, तो ये जो स्थिति बनी है अफगानिस्तान में ऐसा रहेगा अभी कई लंबे समय तक। जो विदेश जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके भी आउटलुक में फर्क है, वो उसको अफगानिस्तान को उस तरह से नहीं देख रहे हैं जैसे चाइना और पाकिस्तान और रूस देख रहे हैं। तो इस सबका अपना अपना नजरिया है, वो उनकी अपनी स्थिति के हिसाब से होगा। इसमें बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर रूस की ओर से यह कहा जाए कि बीते 24 घंटों में तालिबान ने काबुल को पिछली सरकार की तुलना में ज्यादा सुरक्षित बनाया है, अगर यह कहा जाए स्थिति शांतिपूर्ण और अच्छी है, अगर यह कहा जाए कि गनी का शासन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, अव्यवस्था चरम पर थी, उम्मीद सारी ध्वस्त हो गई थी, वहां पर विकास शून्य था, लेकिन तालिबान के 24 घंटे के शासन से पता चलता है कि शहर में अब आगे आने वाले दिनों में अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। सर, ये स्थिति अगर रूस जैसे देश की ओर से कही जाती है तो ये वास्तव में हैरान करता है। लेकिन अब यहीं पर सवाल हिंदुस्तान को लेकर, हम वेट एंड वॉच की स्थिति में आखिर कब तक रहेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? देखिए, ऐसा है, रूस जो कह रहा है ये तो डिप्लोमेसी की जबान है, ये ऐसी चलेगी, वो सच को झूठ, झूठ को सच, अपने जब उनका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से बोल रहे हैं वो। तो तालिबान ने उनको जो कुछ आश्वासन दिए हैं, जो भरोसा दिलाया, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। पर हम जानते हैं कि तालिबान के साथ जो संबंध है वो हमारे जो हैं वो अब जैसे जब कंधार हाईजैक हुआ था तो मुल्ला उमर के साथ हमने लाइन स्टैब्लिश की थी और तब हमारे जो पूरा प्लेन को छुड़वाने में तब कामयाब हुए थे, तो बातचीत तब भी हुई थी। तो भारत बड़ा देश है और भारत के साथ जो संबंध है और जो लाइनें हैं वो होंगी, जरूर होंगी। इस समय वो जाहिर नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें अभी इंतजार करना चाहिए कि इन चीजों का क्या
क्या फल और निकले। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर हिंदुस्तान वही कर भी रहा है, इस वक्त इंतजार कर रहा है। और बड़बोलापन जैसा कि दूसरे मुल्कों के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ही ले ले, उनकी ओर से दिखाया गया है। कम से कम हमारी स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है और बीच का रास्ता इस पूरे मामले में अब हिंदुस्तान की ओर से क्या अपनाया जाएगा, यह महत्वपूर्ण होगा जानना। लेकिन अफगानिस्तान के भीतर आम लोगों के साथ जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसा लग रहा है अचानक से एक दैत्य आ चुका है और सब कुछ नेस्तनाबूद कर देने के लिए वो आमादा है। लेकिन आगे क्या होगा? लोग शहर छोड़कर भागे भागे फिर रहे हैं, बस इस उम्मीद में कि कोई तो हो जो उनकी जान बचा ले, कोई तो हो जो अफगानिस्तान से उन्हें निकालने में मदद कर दे। चुन चुन कर एक एक रुपए के जरिए जिन्होंने अपने घरंदे को, अपने घर को तैयार किया होगा, वो लोग सिर्फ एक छोटे से झोले के साथ अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर दूसरे मुल्क ये कहेंगे कि वहां पर हालात बेहतर हो रहे हैं, तो जरा सोचिए उनकी सोच को क्या कहा जाए। लेकिन भारत आगे क्या करेगा, यह देखना रहेगा महत्वपूर्ण। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आज जो सवाल हमने पूछा था उस पर राय क्या निकलकर सामने आई है देश की, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।